ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। याद रखना, अब नाम चेंज हो गया इसका। एनपीसीबी होता था पहले, अब एनपीसीबी वीआई हो गया है। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अब इससे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज पढ़ी थी, उसी के तहत हमने मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़े थे। फिर हमने प्रूडेंट डाइट भी उसी में पढ़ा था। फिर हमने रूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ा था, और उसी के तहत जोन्स क्राइटेरिया भी पढ़ा था। फिर हमने हाइपरटेंशन भी पढ़ा था, उसी के तहत रूल ऑफ हाफ और डैश डाइट पढ़ा था। फिर हमने ओबेसिटी पढ़ा था, अलग अलग असेसमेंट मेथड्स पढ़ी थी ओबेसिटी की, उसी के तहत बीएमआई या क्विटलेट इंडेक्स भी देखा था। फिर हमने डायबिटीज मेलाइटस देखा था, उसमें हमने सेल्फ केयर भी पढ़ा था। फिर हमने कैंसर देखा था, उसके तहत वार्निंग साइंस एंड डेंजर साइंस ऑफ कैंसर भी देखे थे। फिर हमने स्ट्रोक देखा था, एक्सीडेंट्स देखे थे, वो अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स देखे थे, और थोड़ी सी जानकारी हमने ली थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, बर्न में क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसी स्नेक बाइट में भी क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्लस हमने उसी के तहत राइट्स अप्रोच भी पढ़ा था। फिर हमने ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट देखा था, और उसी के तहत हमने विजन 2020 या राइट टू साइट भी देखा था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अब ब्लाइंडनेस वाला पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, अब उसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ठीक। तो ना सबसे पहली जानकारी कि भाई ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट ये शुरू कब हुआ था, फिर क्या क्या नाम चेंज हुआ, वो देख लेते हैं। तो 1976 में एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। मगर याद रखना, इसके पहले एक प्रोग्राम चल रहा था 1968 में जो शुरू हुआ था, जिसका नाम था ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक। मुख्यतः वो ट्रैकोमा के लिए था। तो ये जो ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1968 से चल रहा था, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था 1976 के में जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो कि नेशनल लेवल का प्रोग्राम था ब्लाइंडनेस पे, एंड दैट वाज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, एनपीसीबी। 1976 में शुरुआत हुई थी, और 100% स्पॉन्सरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसमें सारे पैसे आते थे। ठीक। तो पहली चीज हमने देख ली, 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। इससे पहले जो प्रोग्राम चलता था 1968, जो कि ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम था, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। पूरी तरह से 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे एमसीक्यू बनता है, पता है क्या है? कि इंडिया जो था या भारत जो था, सबसे पहली कंट्री थी जिसने ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम शुरू किया था। तो इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ब्लाइंडनेस से रिलेटेड नेशनल लेवल का प्रोग्राम शुरू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो वो भारत था। ठीक। अब ये तो बात हो गई कि भाई 1976 में ये आया था। फिर 2017 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था एनपीसीबी वीआई, यानी कि इसमें वी आई ये शब्द जोड़ दिया गया था। वी आई स्टैंड फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक। तो इतनी जानकारी हो गई। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1968 में हमारे पास ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम था। फिर 1976 में हमारे पास एनपीसीबी आया, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, और 2017 में इसमें वीआई भी जुड़ गया, दैट इज एनपीसीबी वीआई। तो विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, 2017 में नाम चेंज हो गया। ठीक। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब कई बार एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि भाई एनपीसीबी वीआई कब आया था, तो कब इसका डेट चेंज हुई थी?
तो पहले तो क्या थी, एनपीसीबी, ये सबको याद रहता है। वी आई कब जुड़ा ये याद नहीं रहता, तो यार ये याद करना बहुत आसान है। देखो ये वी जो है आप टेढ़ा कर दो तो 7 हो जाएगा, और ये 1 तो 1 ही रहेगा। तो 2017 में एनपीसीबी वीआई आया था, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली कि भाई नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फिर कैसे कैसे नाम चेंज हुआ, इतनी जानकारी। ठीक, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है आपको, वो है इसका लोगो। एनपीसीबीवीआई का लोगो जरूर याद रखना। ठीक है, ये प्लस बना हुआ है इसमें, और देखो बीच में इसके आंख बनी हुई है। एनपीसीबीवीआई का लोगो ये याद रखना। एमसीक्यू, इमेज पे, स्पॉट्स कई जगहों पे आ सकता है। तो थोड़ी सी जानकारी हमने देख ली कि कब शुरू हुआ था, क्या क्या इसके नाम चेंज हुए। उसके बाद ना ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देख लेते हैं कि भाई ऊपर से नीचे तक अलग अलग लेवल पे क्या क्या चीजें हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट में। तो सेंट्रल लेवल पे तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, जो कि एम्स है। इनफैक्ट अगर तुमको विजन 2020 याद हो तो उसका जो वो जो पिरामिड था उसमें सबसे ऊपर याद है क्या पढ़ा था हमने, एपेक्स इंस्टीट्यूट पढ़ा था। एपेक्स इंस्टीट्यूट है क्या, ये यही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें जो ऑप्थेल डिपार्टमेंट है ना, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस, एम्स न्यू दिल्ली में है। या अगर आप देखोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस, ये पूरा का पूरा आपका एम्स न्यू दिल्ली में है, एपेक्स इंस्टीट्यूट। ठीक, तो सेंट्रल लेवल पे तो आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूट है। अगर आप नाम देखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस। ठीक, उसकी तो हो गया सेंट्रल लेवल। उसके नीचे आओगे आप स्टेट लेवल पे, तो आपको स्टेट ऑप्थेल्मिक सेल मिलेगा। उसके नीचे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी मिलेगी, इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसका नाम बार बार रिपीट होगा, आगे भी हम देखेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आओगे टर्शरी लेवल पे, जो कि हमने 3 टायर सिस्टम भी पढ़ा हुआ है हेल्थ केयर का, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल। तो टर्शरी लेवल पे आपको मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी अलग अलग जगह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोलकाता की इमेज ली है, तो अलग अलग जगह के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हैं। वहाँ पे टर्शरी लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, यहाँ से इनकी सर्विसेज मिलेंगी। सेकेंडरी लेवल पे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या कई एनजीओ के जो आई हॉस्पिटल हैं, वहां से आपको ये जो एनपीसीबीवीआई है इनकी सर्विसेज मिल सकती हैं। और प्राइमरी लेवल की बात करें तो जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट हो गई, या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गए। ये अभी हम ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट्स हो गई, ये प्राइमरी लेवल पे सेवाएं देती हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से नीचे तक देखना है तो पहले देखो कि पूरे के पूरे देश के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वहां पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर स्टेट के लेवल पे, माने कि राज्य के लेवल पे, दैट इज स्टेट ऑप्थेल्मिक सेल। फिर शहर के लेवल पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी। फिर जो हमारा रिटायर हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लेवल पे देख लेगा तो टर्शरी लेवल पे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, यहाँ से सर्विसेज मिलेंगी। फिर सेकेंडरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एनजीओ के जो आई हॉस्पिटल है वहां से सर्विसेज मिलेंगी। और प्राइमरी लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दैट इज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया आपका, मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट, और जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कई बार लेते हैं हम, या परमानेंट भी, तो उनको भी वो भी ये सारी सर्विसेज देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा इस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो ब्लाइंडनेस का है, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, उसका ऊपर से नीचे तक पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने देख लिया कब आया था, हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद आता है गोल। अब ना ये गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर खोलोगे, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे वीडियोस। उसमें हमने अलग से डिस्कस किया है कि भाई गोल्स किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, टारगेट्स किसको कहते हैं। तो वहां पे एक बार जाके देख लेना। ठीक, अब ना अगर हम एनपीसीबीवीआई की बात करें तो इसका जो मेन गोल है ना वो ये है कि जो ब्लाइंडनेस का प्रेवलेंस है ना, इसको 0.3% तक कम करना है।
एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो ब्लाइंडनेस का प्रेवलेंस हम 0.36 तक ला चुके हैं। इनफैक्ट अगर प्रेवलेंस की बात कर रहे हैं तो विजुअल इंपेयरमेंट का प्रेवलेंस अभी 2.55% है। ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो गोल है एनपीसीबीवीआई का वो कितना है भाई, 0.36 तक तो ले आए हैं, लेकिन हमारा जो गोल है वो 0.3% तक हमको ले जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गोल एनपीसीबीवीआई का। अब हम ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं कि भाई हमको क्या क्या चीजें इसको अचीव करने के लिए, जो हमारा जो मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो कि जितनी भी सिग्नेचर एक्टिविटीज हम करते आ रहे हैं ना वो तो हमको कंटिन्यू करनी ही है, और अच्छे से करनी है, कंटिन्यू तो करनी है। जैसे कि कैटरेक्ट ऑपरेशन हमको कराते रहने हैं, स्कूल आई स्क्रीनिंग भी हमको करानी है बच्चों की। इनफैक्ट अभी हम आगे देखेंगे स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में कि कैसे बच्चों की को स्क्रीन किया जाता है रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए। उसके बाद फ्री स्पेक्टिकल्स भी हमको देने हैं कि भाई अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं, लोग हैं, उनको मुफ्त में आप चश्मे वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराने हैं। उसके अलावा डोनेटेड आईज फॉर केराटोप्लास्टी ये भी है। इनफैक्ट इसमें हम आई डोनेशन फोर्टनाइट वगैरह के बारे में भी अभी आगे देखेंगे। तो ये तो हमारी सिग्नेचर एक्टिविटीज हैं, इनको तो हमें करानी है। उसके अलावा हमको क्यूरेबल ब्लाइंडनेस जो है, ऐसी ब्लाइंडनेस जिनको हम ठीक कर सकते हैं, ऐसी कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस जिनको हम ठीक कर सकते हैं एट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल, उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करना है। इनफैक्ट हमने विजन 2020 में देखा भी था कि प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस और क्यूरेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, वहां पे आप देख सकते हो जो हमारा ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट वाला वीडियो है उसमें हमने विजन 2020 किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिवेंटेबल कॉजेज एंड क्यूरेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो वो सारे कॉजेज भी हमको जितनी जल्दी हो सके आइडेंटिफाई करके ट्रीट करने हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल आई केयर सर्विसेज हमको देनी है कि हमको हर उम्र के लोगों को आई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। क्योंकि हमने देखा भी था जो हमारे ब्लाइंडनेस था उसके कॉजेज में कि अलग अलग उम्र में, जैसे छोटे बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर्स ज्यादा होते हैं, बड़े लोगों को ग्लोकोमा कैटरेक्ट वगैरह ज्यादा देखा जाता है बूढ़े लोगों में। मिडिल एज की बात करें, डायबिटीज वगैरह ज्यादा देखी जाती है। ये सारी चीजें ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती हैं। तो हमको कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर देनी है, हर उम्र के हिसाब से सभी को आई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ब्लाइंडनेस कम कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूट हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के अलग अलग जगहों पे, उनको भी जितना हो सके उसको अपग्रेड करना है, बेहतर करना है। उसके अलावा लोगों को जागरूक करना है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है आई केयर की, कि भैया लोग खुद ही जागरूक हो सकें, अपनी आंखों का ध्यान रख सकें। उसके अलावा रिसर्च को भी बढ़ावा देना है हमको कि भाई ब्लाइंडनेस से रिलेटेड और रिसर्च हो, बेहतर टेक्निक्स आ सकें, बेहतर ऑपरेशंस हो सकें, तो और भी ज्यादा रिसर्च को बढ़ावा देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको करनी है दैट इज जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी बढ़ावा देना है कि वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें आई केयर डिलीवरी में। कि भैया हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो तो पूरी कोशिश कर ही रहा है आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज देने की। उसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी साथ में मिलके काम करें और आई केयर सर्विसेज को बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास है स्ट्रैटेजीज। तो वो स्ट्रैटेजीज क्या है, अलग अलग हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजीज क्या है। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजीज हैं किनके लिए, यही ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज देखेंगे, क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं एनपीसीबी वीआई में। तो सबसे पहली चीज तो भैया फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज हमको एनपीसीबी वीआई के तहत फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज करवाई जाती हैं लोगों की। हमारा का पूरा पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उसके माध्यम से, साथ में एनजीओ और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की भी हेल्प लेते हैं हम, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज हम करवा सकें और ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था ना, तो हमको अगर कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर देना है ना, तो हमको कैटरेक्ट के अलावा भी बाकी बीमारियों पे भी ध्यान देना है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एनपीसीबीवीआई की कि भैया सिर्फ कैटरेक्ट 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 नहीं खेलना है, और भी बीमारियों पे ध्यान देना है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, विट्रियो रेटिनल सर्जरी,
ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, इन सारी बीमारियों पे भी हमको ध्यान देना है, इन सारी बीमारियों की भी रोकथाम करनी है कैटरेक्ट के अलावा। कैटरेक्ट पे तो देने ही देना है। ठीक, तो कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर वाली स्ट्रेटेजी भी हो गई। और स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि हमको 50 साल से ऊपर के लोगों को एक्टिवली स्क्रीन करना है, घर घर जाके ढूंढो कि भाई जो एजेड लोग हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन वाले लोगों पे भी ध्यान देना है कि भाई कि उनमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या आई से रिलेटेड सर्विसेज उनको जरूरत है। एक्टिव स्क्रीन करना है हमको 50 साल से ऊपर के लोगों को, और ढूंढ के निकालना है कि उनमें आंखों से रिलेटेड क्या क्या परेशानियां हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको कि प्रिवेंटेबल या क्यूरेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस है, जिनको हमको ध्यान देना है। तो ये तो एक्टिव स्क्रीनिंग 50 साल के ऊपर की हो गई, लेकिन बच्चों में भी तो ध्यान देना है। तो अगली स्ट्रेटेजी क्या है? चिल्ड्रन को स्क्रीन करके निकालना है, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ढूंढ के निकालो जिनको कि रिफ्रैक्टिव एरर्स की परेशानी हो सकती है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आपने रिफ्रैक्टिव एरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उनको चश्मा लगवा दिया, ट्रीटमेंट करवा दिया, या तो आप जितनी जल्दी हो सके स्क्रीन कर लोगे, उतना ज्यादा आप बचाव कर सकते हो कि बच्चों को ब्लाइंडनेस की तरफ जाने से रोक सकते हो। तो हमने बूढ़ों को भी स्क्रीन करके निकाल लिया, हमने बच्चों को भी स्क्रीन करके निकाल लिया। ये भी हमारी स्ट्रेटेजीज हो गई। और भी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि हमको ना कवरेज बढ़ाना है आई केयर सर्विसेज का, खासकर अंडर सर्व्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में, जहां पे पहुंचना मुश्किल है, जहां पे आई केयर सर्विसेज उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाई हैं उन एरियाज में। और जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो कि खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे हार्ड टू रीच एरियाज होते हैं, वहां पे भी हमको आई केयर सर्विसेज की कवरेज को बढ़ाना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। अब ये क्या होती है, देखो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा है, ये अलग से हमने वीडियो डाला था, किसमें डाला था, हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने डाला था। तो उसके तहत हमने पढ़ा था कि एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में तो हमारे सारे के सारे सरकारी अस्पताल आ गए, नीचे से लेकर ऊपर तक। प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट सारे अस्पताल आ गए। तो दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, जिससे हम जो हार्ड टू रीच एरियाज, अंडर सर्व्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज है, वहां भी कवरेज को बढ़ा सके। ठीक, उसके अलावा आईईसी एक्टिविटीज तो हमको कंटिन्यूअसली करते ही रहना है। अब आईईसी इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये किसमें पढ़ा था हमने? ये हमने वो वाली चैप्टर में पढ़ा था, कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें हमने हेल्थ एजुकेशन वगैरह पढ़ा था। उसके अंदर हमने आईसी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। तो आईसी एक्टिविटीज होती क्या है यार? ऐसे पोस्टर्स लगे रहते हैं, बैनर्स लगे रहते हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे जानकारी दी जाती है कि कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखना है, कैसे अगर नहीं रखेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। तो ऐसे आईसी एक्टिविटीज, ऐसे बैनर्स, पोस्टर्स, ये सारी चीजें हमको कंटिन्यूअस रखनी है स्ट्रेटेजी के तहत, एनपीसीबीवीआई की स्ट्रेटेजी के तहत। ठीक, उसके बाद जो हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन में देखा था ना, इनकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी है फेज्ड मैनर में। ठीक है, हर स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, उनकी फेज्ड मैनर में स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनको और बेहतर बनाना है। ठीक, उसके अलावा हर शहर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो जिला चिकित्सालय होता है, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। और उसको स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे? मैन पावर को अपग्रेड करके। मैन पावर को अपग्रेड करने में सबसे मुख्य ध्यान हमको किसमें देना है? अब भाई एनपीसीबीवीआई की बात हो रही है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट। तो बट ऑब्वियसली आंखों से रिलेटेड मैन पावर को बढ़ावा देंगे, तो ना, इसके तहत एनपीसीबीवाई की स्ट्रेटेजी के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमने और ज्यादा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ज्यादा पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, दैट इज पीएमओए, तो इनको भी और ज्यादा रिक्रूटमेंट करना है, जिससे कि मैन पावर बढ़ सके और ज्यादा आई केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सके। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम ऐसे कर सकते हैं। और भी स्ट्रेटेजीज हैं थोड़ी सी, जैसे कि मल्टीपर्पज डिस्ट्रिक्ट मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कि भाई ये जो मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट्स होती हैं, ये बसेस में होती हैं, ट्रेन्स में होती हैं, अलग अलग शहरों में जाके आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा भी होगा
पेपर में पढ़ा भी होगा कि भाई आंखों से रिलेटेड जो सर्विसेज देती हैं, ऐसी ट्रेन आई है आपके शहर में, इतने दिन रुकेगी, या ये जो बसेस होती हैं ये अंडर सर्व्ड एरियाज में, हार्ड टू रिच एरियाज में भी जाती हैं ये बसेस, वहां जाके आई सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी शुरू की गई कि आई कैंप वाली जो स्ट्रेटेजीज है ना, उसको उससे शिफ्ट करके फिक्स्ड फैसिलिटी अप्रोच। आपने देखा होगा कि पढ़ते हो कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे कैंप्स लगते हैं। कैंप्स के तहत कैटरेक्ट की सर्जरीज और अलग अलग सर्जरीज कराई जाती हैं। लेकिन जब कैंप लगते हैं तो वहां पे पता चल जाता है पेशेंट्स को या गांव के लोगों की, हाँ भैया महीने की इस तारीख को कैंप लगता है, या ठंड के महीने में इस तारीख को कैंप लगते हैं, तब चले जाएंगे। लेकिन ये कैंप अप्रोच से ना हमको शिफ्ट करना है फिक्स्ड फैसिलिटी अप्रोच में, कि भाई ऐसा नहीं है कि बस ठंड के समय में ही कैंप लगेंगे, या एक पर्टिकुलर सीजन में कैंप लगेंगे, या 3-4 महीने में एक बार कैंप लगेंगे तभी इलाज होगा। ये वाली अप्रोच को हमको खत्म करना है और एक फिक्स्ड फैसिलिटी अप्रोच करनी है कि भाई जितने भी वहां पे अस्पताल हैं वहां पे रेगुलर बेसिस पे फैसिलिटीज, आई केयर फैसिलिटीज मिल सके, और हमेशा मिल सके, सिर्फ कैंप जब लगेंगे तब नहीं। तो फिक्स्ड फैसिलिटी अप्रोच की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ये नई स्ट्रेटेजी के तहत है। और इसी के तहत इनफैक्ट लगभग सभी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इनमें ना हम विजन सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना है, और साथ में एक पीएमओए, दैट इज पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, तो होना ही चाहिए। तो विजन सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट हमारा एक और मुख्य स्ट्रेटेजी के तहत हमको ये कराना है। एनपीसीबी वीआई की एक और स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि हमको विजन सेंटर्स एस्टेब्लिश कराने हैं पीएचसीज और सीएचसीज पे। और पीएचसीज पे तो मुख्यतः हमको करानी है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बस रहता है, तो वहाँ पे अगर हम विजन सेंटर खोल देंगे और एटलीस्ट एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को वहाँ पे रख देंगे, तो वो अच्छे से उनको स्क्रीन कर पाएगा, लोगों को ट्रीट भी कर पाएगा, और जरूरत पड़ी तो रिफर भी कर पाएगा। ठीक। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो आपको एनपीसीबी वीआई के तहत पता होनी चाहिए, और ये मेन स्ट्रेटजीज एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना, इन्हीं को फुलफिल करने के लिए शुरू की गई थी। तो एक्चुअली आप अगर कभी भूल जाओ स्ट्रेटजीज, तो ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेना, तो याद आ जाएगा, अच्छा हाँ इसकी स्ट्रेटेजी तो वो थी, या इनफैक्ट स्ट्रेटेजी याद आए ऑब्जेक्टिव भूल जाओ तो आप याद कर लेना, अच्छा इस स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए। दोनों इंटररिलेटेड है। ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, हमने स्ट्रैटेजी देख ली। अब भाई एनपीसीबी वीआई किस तरह से काम कर रहा है उसको मेजर करने का पता सबसे अच्छा क्या इंडिकेटर है, कि आप ये देखो कितनी कैटरैक्ट सर्जरीज हुई हैं जिन्होंने साइट रिस्टोरेशन करने में हेल्प की है, कि भाई कितनी सफल कैटरैक्ट सर्जरीज की गई हैं, क्या या तो कैंप लगा के या तो फिक्स्ड अप्रोच, फिक्स्ड फैसिलिटी अप्रोच से कितनी ज्यादा से ज्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज हुई, और ज्यादा से ज्यादा साइट रिस्टोरेशन हो सका, यानी कि आंखें ठीक हो गई। ऐसा कितना हुआ है, अगर ये नंबर आपके पास है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि एनपीसीबीवीआई किस तरह से काम कर रहा है, अच्छे से कि नहीं। ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा एनपीसीबीवीआई के तहत हमने बता दिया कि भाई कब आया था, क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन था, क्या इसके गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे और स्ट्रैटेजी थी, और मेनली क्या इंडिकेटर है जिससे मेजर कर सकते हो आउटपुट। इतना तो एनपीसीबीवीआई में है। थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो एनपीसीबीवीआई के तहत आपको पता होनी चाहिए, उनमें से एक है कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट। इनफैक्ट याद है हमने इंटरनेशनल हेल्थ जब पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, दानिदा पढ़ा था। तो दानिदा में भी हमने पढ़ा था कि भाई कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट के तहत दानिदा ने पैसे दिए थे या असिस्ट कराया था। तो ये सारी चीजें सब इंटरलिंक्ड है, जब पढ़ोगे ना सारे चैप्टर्स तो सब इंटरलिंक्ड समझ में आएंगे। तो पहले हम कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें ना डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटीज जो बनाई गई, उसके तहत अलग अलग जगह कैंप लगाए जाते हैं, और उसके तहत कैटरैक्ट सर्जरीज कराई जाती हैं। जैसे ये देखो फ्री कैंप सर्जरी, इस तरह पे आप पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी। तो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटीज बनाई गई, उसके तहत फिर कैंप लगाए गए, कैटरैक्ट सर्जरीज करवाई जाती हैं। कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट के तहत ना एक और मुख्य उद्देश्य है इनका कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनको आई थिएटर्स और आई वार्ड्स खोलना है।
जिससे कि जितने भी मरीज हैं उनको सही समय पे आंखों की जांच हो सके, भर्ती होने की जरूरत है तो भर्ती हो सके, ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन हो सके। उसके अलावा कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही हमको आईओएल इम्प्लांट्स, इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांट करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये होनी चाहिए इसीलिए अगली स्टेप क्या है इस प्रोजेक्ट के तहत कि हमको इंट्रा ऑकुलर लेंस सर्जरी जो है उसके लिए ट्रेनिंग सर्जन्स को देनी भी है। और अगर हम ट्रेन कर रहे हैं सर्जन्स को और इंट्राऑकुलर लेंस के इम्प्लांट की सर्जरीज भी हो रही हैं तो बट ऑब्वियसली हमको ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट्स की सप्लाई भी हॉस्पिटल्स में लगातार होनी चाहिए। तो ये कुछ कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट की चीजें हैं जो आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी जरूर याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नाम है कि ये मेन आपको कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट में होती है। इनफैक्ट आप जब पढ़ोगे तो जब हमने याद है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तब भी ये चीज आई थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन देखता है एनपीसीबीवीआई की सारी चीजें, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी। तो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी जो है यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने थोड़ा सा कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट देख लिया। उसके बाद ना एनपीसीबीवीआई के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इस पे कभी वेरी शॉर्ट नोट भी आपको कभी कभी आ सकता है, तो ये याद रखना स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या है। तो इसमें ना एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि इसकी ना प्री रिक्वेस्ट की ये बहुत जरूरी इंसान जो इसमें चाहिए ही चाहिए वो है पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो प्री रिक्वेस्ट ही है, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें होता क्या है स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, मेन इसका जो फोकस होता है ना मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन पे होता है। यानी कि जो 5वीं से 8वीं कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं या 10 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, ये हमारा मेन फोकस होता है कि भाई इन पे हमको ध्यान देना है, इनको स्क्रीन करके निकालना है कि भाई कोई रिफ्रैक्टिव एरर्स तो नहीं है जो आगे जाके ब्लाइंडनेस करा सकता है। तो ये हमारे मेन फोकस होते हैं ये बच्चे। ठीक, अब ये जो बच्चे होते हैं इनको स्क्रीन करता कौन है, कौन देखता है कि भाई ये जो बच्चे हैं इनकी आंखों की विजुअल एक्यूटी ठीक है कि नहीं। तो जो ये बच्चे होते हैं ये मिडिल स्कूल के जो ये स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, इनको ना ट्रेनिंग दी जाती है एक दिन के लिए पास के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्कूल के शिक्षक होते हैं ना, ये जो स्कूल के शिक्षक हैं इनको ना पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रेनिंग दी जाती है एक दिन के लिए। और फिर इनको ट्रेन करने के बाद इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये जो एक शिक्षक है, एक टीचर, ट्रेन टीचर है, वो एटलीस्ट 150 स्टूडेंट्स के अंदर एक टीचर तो होना चाहिए जो बच्चों को समय समय पे रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए स्क्रीन कर सके, उनकी जांच कर सके और जरूरत है तो फिर आगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पास भेज सके या फिर आगे रिफर कर सके। ठीक, तो ये समझ में आया। स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं 5वीं से 8वीं कक्षा तक के या 10 से 14 साल के उम्र के, इनको जो उनके स्कूल के टीचर्स हैं वही स्क्रीन करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए। और कितने होने चाहिए, तो एटलीस्ट एक टीचर होना चाहिए, 150 बच्चों में एटलीस्ट एक टीचर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव एरर्स और बाकी चीजों की भी जानकारी दी जाती है जब ट्रेनिंग हो रही है, तो आंखों से रिलेटेड और भी परेशानियों की उनको जानकारी दी जाती है जिससे कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर नहीं बाकी चीजों को भी ये देख सके, अगर कोई परेशानी लग रही है तो आगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पास रेफर कर सके या आगे भी रेफर कर सके। ठीक, तो ये क्या करते हैं स्क्रीन करते हैं बच्चों को। अब ये जो हमने ट्रेनिंग दी है इन टीचर्स को, इनको ट्रेनिंग देने के बाद ना एक टीचर्स किट दी जाती है। उसमें स्क्रीनिंग कार्ड होते हैं, विजन स्क्रीनिंग कार्ड की भैया इनके पास चार्ट्स होते हैं जिससे वो विजुअल एक्यूटी वगैरह देख सकते हैं। रिफरल कार्ड होता है कि अगर जरूरत पड़े विजुअल एक्यूटी कम है काफी तो उसको रिफर कर सके बच्चे को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। और मेजरिंग टेप भी होता है कि भाई इतनी दूरी से आपको विजुअल एक्यूटी नापनी है। तो ये एक टीचर्स किट होती है जो ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को दी जाती है जिससे कि वो स्कूल में जाके बच्चों को स्क्रीन कर सकें।
अब स्क्रीन करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि भाई ये बच्चे को स्क्रीन करके निकाल लिया है, तो जो सस्पेक्टेड बच्चे होते हैं, सस्पेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनको फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पास भेजा जाता है। ये जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होता है, ये फिर से उनकी जांच करता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे भी उनको दिए जाते हैं। अगर बच्चा बिलो पॉवर्टी लाइन का है तो फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को चश्मा भी दे दिया जाता है। इन केस अगर लगता है भाई टीचर ने स्क्रीन किया विजुअल एक्विटी के लिए, फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ने भी देखा, अगर उसको लगा कि बच्चे की विजुअल एक्विटी 6/9 से कम है, तो उसको पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिफर कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि कितनी स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत विजुअल एक्टिविटी कितने से कम होगी जब उसको रिफर किया जाएगा प्राथमिक पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो दैट इज 6/9 से कम। अब आप बोलोगे यार 6/9 क्या है, तो भैया हमने ये स्नेलेंस चार्ट हमने पढ़ा था। कौन सा ब्लाइंडनेस वाला जो वीडियो आप देखोगे उसमें हमने स्नेलेंस चार्ट पढ़ा है, उसी के तहत इनफैक्ट आप देखो तो ये जो ट्रेन टीचर हैं, ये यहाँ पे स्नेलेंस चार्ट के थ्रू ही बच्चे को देख रहे हैं, स्नेलेंस चार्ट के थ्रू ही बच्चे को स्क्रीन कर रहे हैं, है ना। तो स्नेलेंस चार्ट क्या होता है, तो आप अगर देखोगे तो स्नेलेंस चार्ट ये देखो, याद है हमने ये स्नेलेंस चार्ट पढ़ा भी था कि नॉर्मल जो आई साइट होती है वो कैसी होती है, 6/6 अगर आई साइट है तो कहते हैं कि हाँ भाई नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो भाई विजुअल इंपेयरमेंट, फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा था। आप कैसे स्नेलेंस चार्ट हमने याद है ना, हम ऊपर से पढ़ने को बोलते हैं बच्चों को कि भाई पढ़ो, पहली लाइन पढ़ दी अगर उसने तो कितनी विजुअल एक्टिविटी है, 6/60। अगर दूसरी लाइन भी पढ़ ली तो 6/30 है, तीसरी लाइन भी पढ़ ली तो 6/20, चौथी लाइन तो 6/15, पांचवी तो 6/12, छठवीं अगर पढ़ ली तो 6/9, और सातवीं भी पढ़ ली तो भाई 6/6 नॉर्मल विजन है। तो हमारा हमने क्या पढ़ा स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में कि अगर 6/9 से कम है तो पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको उसको रिफर करना है, यानी कि 6/9 से कम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक तो वो पढ़ पा रहा है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं पढ़, अगर ये पढ़ पा रहा होता तो 6/9 होता, लेकिन 6/9 से तो कम है, यानी कि ये वाली लाइन तो नहीं पढ़ पा रहा। तो इसके ऊपर वाली अगर कोई विजुअल एक्विटी है तो आपको उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना है। समझ गए। तो 6/9 से अगर कम है विजुअल एक्विटी तो आपको बच्चे को पास के ही प्राथमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर करना है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका थोड़ा सा स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो याद रखना। क्या हुआ इसमें स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, 5वीं से 8वीं तक के बच्चे यानी 10 से 14 साल के बच्चों को हमने स्क्रीन किया। किसने स्क्रीन किया, टीचर्स ने स्क्रीन किया। और इनको ये स्क्रीन करने की क्षमता कैसे आई, क्योंकि हमने ये टीचर्स जो थे इनको एक दिन के लिए पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रेनिंग दी, और साथ में ट्रेनिंग के बाद टीचर्स किट भी दी, जिसमें कि अलग अलग चार्ट्स थे, स्नेलेंस चार्ट दूर के विजन के लिए, जैगर्स चार्ट पास के विजन के लिए, उसके अलावा रेफरल कार्ड दिए, मेजरिंग टेप दिया। मेजरिंग टेप क्यों दिया, क्योंकि 6 मीटर की दूरी से हम नापते हैं ना, 6/6 इसलिए बोलते हैं 6 मीटर की दूरी से। तो हमने वो दिया कि भैया मेजरिंग टेप भी दिया। उसके बाद फिर अगर उसको लगा कि सस्पेक्टेड चाइल्ड है तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पास जाएगा, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी जांच करेगा। अगर लगता है और बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा है तो उसको फ्री में चश्मा लगाएगा। और फिर अगर 6/9 से भी कम विजुअल एक्विटी है तो फिर उसको बात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिफर भी कर दिया जाएगा। समझ गए। तो ये हमारा पूरा स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट क्या है कि भैया हमारे पास ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट तो होना ही चाहिए। ठीक, ये थोड़ी सी जानकारी हमने स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत बता दी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमने देख लिया, कैटरेक्ट का भी हमने ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम देख लिया था। अब अगर बात करें कि भाई स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बाद क्या, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नेहरू दृष्टि योजना। ये जो नेहरू दृष्टि योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य पता क्या था, कि लोगों को जागरूक किया जा सके आई डोनेशन के लिए, कॉर्नियल एक्सट्रैक्शन के लिए।
कि भाई मृत्यु के बाद हम बॉडी डोनेट करते हैं, ऐसे ही आंखें भी डोनेट करनी चाहिए लोगों को, जिससे कि इनफैक्ट आज जब आप आंख डोनेट करते हो तो एक इंसान के द्वारा दो लोगों की मदद हो जाती है। तो आई डोनेशन के लिए प्रमोट करने के लिए नेहरू दृष्टि योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए। अब अगर हम आई डोनेशन की बात कर ही रहे हैं, तो कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेटेड आई से रिलेटेड आपको दो नाम याद रखने हैं कि भाई कैसे आई डोनेट की गई है तो उसको कलेक्ट करना है, उसको यूटिलाइज करना है। उसके लिए यूटिलाइजेशन के लिए दो नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम और आई डोनेशन फोर्टनाइट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जो अस्पताल में टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं या ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो मृत्यु के बहुत नजदीक हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, ऐसे पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनकी इच्छा हो तो, मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आपकी इच्छा है तो आप क्या पेशेंट्स की आई डोनेट करना चाहेंगे। देखो, पहली चीज तो यही मनाएंगे कि भगवान जी से तो यही मनाएंगे कि जो पेशेंट है जिनकी तबीयत बहुत खराब है वो ठीक हो जाए। अगर वो ठीक नहीं हुए और अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनके रिलेटिव से पूछा जाता है कि क्या आप आई डोनेट करना चाहेंगे। तो अगर वो मान जाते हैं कि हाँ, अगर मृत्यु हो गई, अगर ही है कि मृत्यु अगर हुई, भगवान भगवान जी करें कि ठीक हो जाए तबीयत, अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको आई डोनेशन के लिए रिलेटिव्स को मोटिवेट करना, ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम। समझ गए? तो अगर वाइवा में कोई पूछ लो हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम क्या है, तो सीधा बोल नहीं देना कि सर वो बस आंखें चाहिए हैं, ये जाके बोलना है। नहीं नहीं भैया, अच्छी भाषा में बोलना कि भाई जो पेशेंट्स हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे जाके हम रिक्वेस्ट करें, उनको मोटिवेट करें कि अगर वो चाहें तो भगवान जी करें कि पेशेंट्स ठीक हो जाए, लेकिन अगर इन केस कुछ हो जाता है तो क्या वो आंखें डोनेट करना चाहेंगे। दैट इज हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम। ठीक। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नेशनल लेवल पे लगातार की जाती है, दैट इज आई डोनेशन फोर्टनाइट। आई डोनेशन फोर्टनाइट जो होती है वो हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाई जाती है। इसके तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई वो आई डोनेशन के लिए रजिस्टर हों और ज्यादा से ज्यादा लोग आई डोनेट करें, क्योंकि एक इंसान जो है अगर आंख डोनेट करता है तो दो लोगों को फायदा होता है उससे। तो ये आई डोनेशन फोर्टनाइट जो होता है या राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जिसे कहते हैं, वो 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। और इसके तहत हम लोगों से जागरूक करते हैं कि ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आई डोनेशन में और अपने आप को रजिस्टर कराएं नेत्रदान के लिए। ठीक। अब ना इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद कैसे करेंगे। देखो, पहली चीज तो ये कि मैंने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि ये 25 अगस्त से 8 सितंबर की डेट का सीन क्या है। मतलब 8 सितंबर तो ठीक है, क्योंकि 25 अगस्त का क्या सीन है ये मैंने ढूंढने की नोटिस करने की कोशिश की कि भाई 25 अगस्त क्यों चुनी गई डेट। 8 सितंबर कैसे आई वो तो तुमको पता है यार। पखवाड़ा यानी 14 दिन, या फोर्ट नाइट जो होता है यानी कि 14 दिन। अब 25 में तारे 25 अगस्त में आप 14 दिन जब जोड़ोगे तो आपको 8 सितंबर डेट आई जाएगी। तो वो तो ठीक है, 8 सितंबर कैसे आई, लेकिन ये 25 अगस्त डेट कैसे आई ये मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की। देखो, मुझे ना अलग अलग इसकी थ्योरीज मिली हैं, कंफर्म कोई नहीं है इसलिए अभी सजेस्ट तो नहीं करूंगा। कई थ्योरीज मिली कि बहुत बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ पे रखी गई। जब उनकी डेट ऑफ बर्थ में मैंने थोड़ा सा जांच करने की कोशिश की तो उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग मिली मुझे। फिर कई थ्योरीज में लिखा था कि भाई जो एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी डेट ऑफ बर्थ के पास में रखी, उनकी डेट ऑफ बर्थ पे रखी गई। लेकिन एक्चुअली जिनका नाम, जो प्रधानमंत्री थे
उनका बर्थडे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी मम्मा के बर्थडे के दिन ही आता था, तो मुझे उनके बर्थडे बहुत अच्छे से याद था कि उनका बर्थडे 25 अगस्त नहीं है, क्योंकि उनका बर्थडे और मेरी मम्मा का बर्थडे सेम दिन में है, मतलब सेम तारीख में है, ईयर सेम नहीं है। तो वो भी मुझे याद था, तो वो भी मुझे लगा कि यार ये वाली डेट भी 25 अगस्त, ये वजह भी नहीं हो सकती, तो मुझे तो कंफर्म कंफर्म नहीं मिल पाया। आप लोग अगर ढूंढ पाओ तो मुझे जरूर बताना कि ये 25 अगस्त कैसे आई डेट। ठीक। हाँ, मेरा जो काम है वो मैं कर देता हूँ कि ये 25 अगस्त कैसे याद करनी है, ये मैं सिखा सकता हूँ। मैं जैसे याद करता था मैं वैसे बता देता हूँ। बाकी तो क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मैं भी जब यूजी था तब से, क्योंकि ये जो आई डोनेशन फोर्टनाइट है, जितना मैंने पढ़ा था 1985 से चला आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो कैसे याद करना है वो बता देता हूँ कि भाई ये 25 अगस्त कैसे याद करोगे। तो हम क्या याद कर रहे हैं, आई डोनेशन फोर्टनाइट, तो ये है हमारा आई, ये है हमारा डोनेशन, और ये है हमारा फोर्टनाइट, है ना। तो ये जो आई है, ई, तो आई से क्या बन गया हमारा, 8 बन गया, है ना। तो ये हमारा 8 हो गया। और ये 2 है, तो ये दो तो दो ही है। और ये एफ फॉर क्या है, एफ फॉर हो गया 5। तो 8वें महीने की 25 तारीख, तो अगस्त 25, ऐसे याद कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी है इनफैक्ट आई डोनेशन फोर्टनाइट का, कि भाई ये तो वही है भाई, आई का ई हो गया, क्योंकि आप बोलते हो ये 4 से 40 भी 4 लिखा है तो 4 हो सकता है। तो दूसरा तरीका है, आई से तो आई हो गया, और आई से आई हो गया, तो ये हो गया आपका 8, और 2 से हो गया 2, और 5 कैसे याद करेंगे, तो ये आपकी जो आई है, आई अलग अलग सेंस होते हैं ना, 5 सेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपकी सुनना, मतलब सुनने की क्षमता ईयर वाले, सूंघने की क्षमता नोज वाली, उसके अलावा आपका टेस्ट की क्षमता जीभ वाली, छूने की क्षमता टच वाली, और देखने की क्षमता आई वाली। तो 5 सेंसेस जो होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो 5 सेंसेस, तो 5, तो 8, 2, 5, तो ऐसे भी याद रख सकता है, 8वां महीना और 25 अगस्त। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आई डोनेशन फोर्टनाइट जो होती है वो 25 अगस्त से शुरुआत होती है। तो 25 अगस्त, अब फोर्टनाइट है या पखवाड़ा है, तो यानी कि इसमें क्या है, 14 दिन है। तो +14 जब करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, 8 सितंबर। तो ऐसे याद कर सकते हो आई डोनेशन फोर्टनाइट की तारीख को, क्योंकि इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई नेहरू दृष्टि योजना, हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम और आई डोनेशन फोर्टनाइट की। अब लास्ट चीज जो हमको देखनी है एनपीसीबी वीआई में, उस वो है कि भाई एनपीसीबी वीआई के तहत ना कुछ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, कि भाई बाहरी सोसाइटी से, बाहरी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी से भी हमने असिस्ट किया, करवाया हुआ है एनपीसीबी वीआई के तहत, तो उनके भी नाम थोड़े से पता होने चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, जिसने हमारे जो कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट है उसमें भी असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट जो दानिदा है, दैट इज दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, उसने भी असिस्ट किया है एनपीसीबीवीआई को। उसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन के लिए काम किए हैं, जैसे कि इंट्रा कंट्री फेलोशिप्स कराता है, ये पायलट सर्विस कराता है, वर्कशॉप्स कराता है आई केयर से रिलेटेड। तो इस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। कई वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं, अर्बन और रूरल रिमोट एरियाज, वहाँ पे कैंप लगाते हैं। कि जैसे कि कई शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे जाके ये लोग जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैंप्स लगाते हैं, आई कैंप्स। उस इन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ के नाम याद रखने हैं, जैसे कि लायंस इंटरनेशनल हो गया, उसके अलावा रोटरी क्लब हम पढ़ते रहते हैं ना, तो रोटरी इंटरनेशनल हो गया। उसके अलावा नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस भी होता है, एनएसपीबी। तो ये नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस जो है, ये भी आपकी कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में आती है। तो ये कुछ एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो इतनी चीजें हैं।
जो आपको NPCBVI या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब NPCBVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में ना आपको इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ना दो प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक NPCBVI और एक NPCDCS। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम तो आपको पता ही होने चाहिए। तो उनमें से एक है ये NPCBVI। तो इस पे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और कई बार क्या होता है ना, आपसे बोल दिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको कि भाई ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पायरमेंट की एपिडेमियोलॉजी बताओ, और फिर ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम पे कमेंट करो या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को डिस्क्राइब करो। तो उसमें भी आपको आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इनफैक्ट कई बार शॉर्ट नोट भी आपको आ जाता है NPCB VI पे। ठीक। इनफैक्ट अगर कोई अच्छा पेपर बना रहा होगा, पटकी क्वेश्चन अगर उसको देना होगा, तो वेरी शॉर्ट नोट या शॉर्ट नोट वो आपको किस पे दे सकता है, स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, इस पे आपको शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। थ्योरी बेसिस पे स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे भी आपको शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक। अब ये तो बात हो गई थ्योरी की। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में ना आपको पहली चीज तो पूछी जाती है कि भाई, पता क्या पूछा जाएगा आपसे, NPCB VI कब आया था। तो तुम बोलोगे यार NPCB तो 1976 आया, 1976 में याद रखना NPCB आया था। NPCB VI 2017 में नाम चेंज हुआ है। कैसे याद करना है वो बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंसना नहीं है। इनफैक्ट आपसे बोला जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है NPCB VI, ये तो 2017 में शुरू हुआ था ना। आप बोलोगे नहीं नहीं सर 1976 में शुरू हुआ था, बोलेगा वेरी गुड। फिर एग्जामिनर बोलेगा हाँ मतलब इसके पहले कुछ नहीं था। तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर NPCB 1976 में शुरू हुआ था, उसके पहले कुछ नहीं था। नहीं भाई साहब, उसके पहले 1968 में ट्रैकोमा के लिए तो था ना। तो ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम का नाम तो ले सकते हो ना। एग्जामिनर भी यही सुनना चाहता है, सुना दो ना उसको। तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ये लोगो पता होना चाहिए, क्योंकि NPCBVI के लोगो आपको स्पॉट में रखा जा सकता है। तो स्पॉट्स के तहत आपको पता होना चाहिए कि लोगो NPCBVI का ये होता है। और वाइव और आपको MCQ तो आ ही सकता है इस पे। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो आपसे एपेक्स इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाता है कि कौन सा है और कहाँ पे है। तो आपको बताते आना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, एम्स दिल्ली में। ठीक। वाइवा के तहत आपको ये पूछा जा सकता है कि गोल क्या है NPCBVI का, ये पता होना चाहिए। उसके बाद NPCBVI के तहत आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पता क्या पूछी जाएगी, कि ये आई कैंप अप्रोच से फिक्स्ड फैसिलिटी अप्रोच के तहत क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। तो इस पे कमेंट करते आपको आना चाहिए। ठीक। वाइवा के तहत आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम पूछ लिया जाता है वाइवा में। तो ये बताते आना चाहिए भैया कि ये क्यों है, कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें की जाती हैं। ठीक। स्नेलन स्टार्ट तो हमने ब्लाइंडनेस में किया ही था, तो ये पता होना चाहिए। अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है, तो आई डोनेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम से प्रोजेक्ट के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये नाम पता होने चाहिए। और फिर इनके बारे में कि भाई हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम का काम क्या है, आई डोनेशन फोर्टनाइट की डेट आपको पता होनी चाहिए। ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इतनी चीजें तो हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट के नाम पूछे, तो एटलीस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और अलग अलग जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं उनके नाम तो पता होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई वाइवा की। अगर मैं बात करूं MCQs की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो तो MCQs हैं ही। साथ में कुछ MCQs जो बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एक MCQ तो इस पे कई बार आता है कि नेशनल लेवल पे ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम किसने शुरू किया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक इमेज बेस्ड MCQ आपको इसके लोगो पे आ सकता है। आपको MCQ आ सकता है NPCBVI नाम चेंज कब हुआ, तो ये भी याद रखना। आपको ना ये जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है ये कौन सा है, इस पे आपको MCQ आ सकता है, ये याद रखिएगा। आपको गोल पे MCQ आ सकता है कि कितना गोल है NPCBVI का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा MCQ के लिए अगर मैं बात करूं, तो एक MCQ इस पे आ चुका है कि भैया
इंडिकेटर एनपीसीबीवीआई का कौन सा है? तो ये कि भाई कितनी कैटरेक्ट सर्जरी, साइट रिस्टोरेशन कराया, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये याद रखना। उसके बाद एमसीक्यू स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि इसकी प्री रिक्वेस्ट क्या है। दूसरा एमसीक्यू ये बन सकता है कि कितनी उम्र। तीसरा एमसीक्यू कौन सी क्लास। एक और एमसीक्यू जो बन सकता है, एक ट्रेन टीचर कितने स्टूडेंट्स के तहत होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विजुअल एक्टिविटी कितनी हो से कम होनी चाहिए, जिसपे कि आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रेफर करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और वाइवा के लिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपको स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, एमसीक्यू के लिए, और वेरी शॉर्ट नोट भी कभी कभी आ सकता है। ठीक। फिर ना एमसीक्यू, एक एमसीक्यू इस पे बन सकता है कि आई डोनेशन फोर्टनाइट जो होती है वो कब से कब तक हर साल मनाई जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको एनपीसीबीवीआई या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।